Hello guys, welcome back to Poetic Science Solution, your book short PYQ series and आज है आपकी क्लास 14। चलिए क्वेश्चन देखो यार, हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में कि इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसका वर्क है, ए वी डाइसी का। कब लिखा गया आपका 1885 में। एंड एक काफी पुराना वर्क है जिसमें आपके ए वी डाइसी रूल ऑफ लॉ के बारे में भी बात करते हैं। क्लियर? तो हमें पता है कि डी का सेकंड है तो ये नहीं होगा एंड ये नहीं होगा, ठीक है। अब गाइस कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ये वर्क है आपके फ्रैंक जे गुडनाउ का, ठीक है। तो सी का वन है, सी का वन इसमें नहीं है तो आंसर सी है। क्लियर? एंड आपके ए का थर्ड है, ठीक है, एंड आपके बी का है फोर्थ। क्लियर? चलिए अब बुक्स को पढ़ते हैं वन बाय वन। तो एविडेंसी का वर्क है गाइस इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कब लिखा गया? 1885 में लिखा गया, राइट। अब ये क्या बात करते हैं, अपने वर्क में सिंपली बात करते हैं वो यूके की, ब्रिटेन की, बिकॉज वो वहीं से थे, ठीक है। वो बात करते हैं दो चीजों की, मेन रूल ऑफ लॉ एंड आपका पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। ठीक है, रूल ऑफ लॉ क्या होता है, मतलब हर इंसान चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, हर किसी को लॉ फॉलो करना पड़ेगा, कोई भी लॉ से ऊपर नहीं होता, ठीक है। ऑल्सो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी ये आपको बताता है सिंपली कि यूके में, ठीक है, ब्रिटेन में पार्लियामेंट वहां पे सोवरेन है, ठीक है। पार्लियामेंट के पास आपकी सुप्रीम पावर है। अगर कोई भी लॉ, कोई भी एक्ट पार्लियामेंट ने पास कर दिया तो वो फाइनल माना जाएगा। क्लियर? फ्रैंक जे गुडनाउ, उनका वर्क आया गाइस 1893 में, ठीक है। क्या नाम है उसका? कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ठीक है। जहां वो सिंपली बात करते हैं कि आपका पॉलिटिक्स और आपका एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ये अलग अलग होता है। पॉलिटिक्स में जो गवर्नमेंट है वो हमारे लिए डिसीजंस लेती है, हमारे लिए पॉलिसीज बनाती है, वेयर एज जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो पॉलिसीज को, डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करता है। तो पॉलिटिक्स और आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका काम अलग अलग है, तो ये दोनों चीजें अलग अलग है, ठीक है। पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग है बिकॉज देयर रोल, देयर वर्क इज ऑल्सो डिफरेंट। क्लियर? ऑल्सो गाइज गुडनाउ को वाइडली रिगार्ड किया जाता है एज फादर ऑफ अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। नोट इट डाउन। चलिए W.A. रॉबसन, उनका वर्क है गाइस जस्टिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जो सिंपली बात करते हैं किस तरीके से गवर्नमेंट कोर्ट्स, लॉज, फेयरनेस काम करता है वेलफेयर स्टेट में। क्लियर? जेम्स हार्ट, उनका वर्क है एन इंट्रोडक्शन टू एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। यहाँ वो सिंपली बात करते हैं कि किस तरीके से आज की जो गवर्नेंस है, जो आपकी मॉडर्न गवर्नेंस है, ठीक है, इट इज नॉट ओनली अबाउट पार्लियामेंट और कोर्ट्स, बल्कि काफी सारी एजेंसीज हैं, काफी सारे डिपार्टमेंट्स हैं, लाइक एजुकेशन, स्पोर्ट्स, एनवायरनमेंट, ठीक है। एंड ये भी मायने रखते हैं काफी ज्यादा। ओके, मॉडर्न गवर्नेंस में ये डिपार्टमेंट्स हैं, एजुकेशन, आपका हेल्थ, स्पोर्ट्स, आपका एनवायरनमेंट, ये काफी मायने रखते हैं, ठीक है। ऑल्सो जो इनकी पावर है वो भी इंक्रीज होती जा रही है। तो आज के टाइम पे जो गवर्नेंस है इट इज नॉट ओनली अबाउट पार्लियामेंट और द कोर्ट्स बट different department, different agencies, and their power is also increasing day by day, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमें पता है गाइस मायरन वीनर का वर्क है स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, पॉल ब्रास का वर्क है लैंग्वेज, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन नॉर्थ इंडिया, पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, ठीक है। तो बी का वन है सिंपल आपका, ये नहीं है, ठीक है। एंड हमें पता है कि आपका डी का टू है, डी का टू है, तो डी का टू सब में, ठीक है। अब आपके क्रिस्टोफर जेफरलेट का वर्क है इंडिया साइलेंट रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो सी का फोर है, सी का फोर किसमें है? इसमें नहीं है, तो ए और ई बचा। उसके बाद आरएन जेंकिंस का वर्क है आपका सिंपली गाइस, ठीक है, रीजनल रिफ्लेक्शंस, तो ए का थर्ड है, ए का थर्ड किसमें? सिंपल ए आंसर। क्लियर? चलिए अब पढ़ते हैं वन बाय वन। तो मायरन वीनर अपने वर्क स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया में बात करती है कि अगर हमें
इंडिया को एक्चुअली समझना है तो हमें उसकी स्टेट पॉलिटिक्स पे फोकस करना पड़ेगा। बिकॉज पहले के टाइम पे हम लोग खाली नेशनल पार्टीज, नेशनल चीजें पे फोकस करते थे, हम लोग स्टेट्स पे इतना ध्यान ही देते थे। बट आपकी मारन वीनर सिंपली बात करती हैं कि स्टेट्स काफी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट हर स्टेट का इंडिया में अलग कल्चर है, अपनी अलग आइडेंटिटी है, तो स्टेट पॉलिटिक्स को पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इंडिया। ठीक है, सिंपली स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया। क्लियर? पॉल ब्रास, लैंग्वेज, रिलीजन, पॉलिटिक्स इन नॉर्थ इंडिया। वो बात करते हैं कैसे कि आपका लैंग्वेज है, आपका रिलीजन है, आपका पॉलिटिक्स है, ये खाली एक कल्चरल सिग्निफिकेंस नहीं रखता, बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज, गवर्नमेंट इनका फायदा उठाती है, इनको यूज करती है अपने फेवर में। ओके, क्रिस्टोफर जेफरलट, इंडियाज साइलेंट रिवॉल्यूशन, ये बात करते हैं कैसे आपके यूपी में, ठीक है, कैसे आपके उत्तर प्रदेश में जो पॉलिटिक्स है, जो पावर पॉलिटिक्स है, वो शिफ्ट हुई है, वो शिफ्ट हुई है। ठीक है, फ्रॉम अपर कास्ट टू लोअर कास्ट। ठीक है, जैसे आपके मुलायम सिंह यादव हैं, आपके खांसी राम हैं, ठीक है, आपकी मायावती हैं, तो कैसे विदाउट यूजिंग एनी वायलेंस, बिना कोई वायलेंस के, बिना कोई तोड़फोड़ के, फोर्स के, अपने आप ही धीरे धीरे करके ड्यू टू डेमोक्रेसी, रिजर्वेशन, मोबिलाइजेशन, कैसे पावर शिफ्ट की गई है फ्रॉम आपके अपर कास्ट टू लोअर कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस। क्लियर? रॉब जेनकिंस, रीजनल रिफ्लेक्शंस, ये सिंपली बात करते हैं कैसे, ठीक है, हर रीजन में, हर स्टेट में अलग डेवलपमेंट है, ठीक है, उसकी पॉलिटिक्स अलग अलग है। सिंपल। क्लियर? चलिए, द चाइल्ड एंड द स्टेट इन इंडिया, ये भी वर्क है गाइस आपके मायरन वीनर का। ठीक है, द हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड इंडियन पॉलिटिक्स, ये वर्क है आपके क्रिस्टोफर जेफरलट का। यस, ठीक है, पोवर्टी एमिड प्लेंटी इन इंडिया, ये वर्क है आपके अतुल कोहली का। ठीक है, एंड आपके पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया, ये वर्क है आपके प्रणब बरदान का। ठीक है, तो हमें पता है कि ए का 4 है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, बी आंसर। क्लियर? चलिए, हिंदू नेशनलिज्म एंड द इंडियन स्टेट, देखो यार, जेफरलट के गाइस 2 वर्क है इंपॉर्टेंट। पहला, द हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट, सेकंड, इंडिया साइलेंट रिवॉल्यूशन। आपको पता होना चाहिए कि जेफरलट के 2 इंपॉर्टेंट वर्क हैं, ठीक है, एंड दोनों से पीवाईक्यू ही आया हुआ है, तो प्लीज नोट दीज थिंग्स डाउन। ठीक है, अब जेफरलट अपने वर्क में द हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड इंडियन पॉलिटिक्स में बात करते हैं कैसे हिंदू नेशनलिज्म का राइज होता है, कैसे हिंदू नेशनलिज्म का होता है राइज। क्लियर? और सो कैसे, ठीक है, बीजेपी, आरएसएस, एवीबीपी, ठीक है, कैसे ये ऑर्गेनाइज करते हैं, आपकी हिंदुत्व आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ऑल्सो गाइस इसमें डिफाइन करते हैं व्हाट इज हिंदू नेशनलिज्म, क्या है बताओ। ये सिंपली आपका नेशनल आइडेंटिटी को, ठीक है, आप मानते हो कि इट इज कनेक्टेड टू हिंदू सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है, दैट इज योर हिंदू नेशनलिज्म, दैट मीन्स नेशनल आइडेंटिटी मेनली हिंदू सिविलाइजेशन से और कल्चर से कनेक्टेड है। क्लियर? तो इस वर्क में वो सिंपली ये बात करते हैं किस तरीके से आरएसएस आपका, ठीक है, एवीबीपी, बीजेपी, ठीक है, साथ में मिलके उनको बोलते हैं संघ परिवार, कैसे उन्होंने प्रमोट किया, एडवोकेट किया, सपोर्ट किया, एंड कैसे इस आइडियोलॉजी को यूज करके लोगों का सपोर्ट भी पाया, लोगों को मोबिलाइज भी किया। क्लियर? चलिए, which of the following issues were discussed as crisis of India's national unity by Paul Brass in the politics of India since independence। देखो यार, वो बात करते हैं पंजाब की, नॉर्थ ईस्ट की, कश्मीर की, कि कैसे इन रीजन्स में, ठीक है, ऑटोनॉमी की डिमांड रखी गई कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। ठीक है, बिकॉज इंडिया में कहीं ना कहीं हर रीजन की अपनी खुद की आइडेंटिटी है, कल्चर है, और स्टार्टिंग में जब देश को नई नई
आजादी मिली थी तो हर स्टेट, हर रीजन चाहता था अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना। ठीक है, पंजाब है, नॉर्थ ईस्ट है, कश्मीर है, इसमें काफी सारे इश्यूज आए। ठीक है, सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडिया कि अपनी नेशनल यूनिटी को मेंटेन करे। क्लियर? उसमें आते हैं पंजाब, नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर, ABD। वेयर एज कास्टिज्म एंड आपका कम्युनलिज्म को उन्होंने एक अलग सेपरेट चैप्टर में मेंशन किया हुआ है एज सोशल इश्यूज। क्लियर? चलिए, पॉल ब्रास, उनका वर्क है गाइस आपका सिंपली पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। यहाँ सिंपली बात करते हैं प्लूरलिज्म की एंड नेशनल इंटीग्रेशन की, कि किस तरीके से इंडिया एक डाइवर्स सोसाइटी है एंड अलग अलग रीजन की अलग अलग आइडेंटिटी है, अलग अलग डिमांड्स हैं, स्पेशली पंजाब, कश्मीर एंड नॉर्थ ईस्ट। कैसे टाइम टू टाइम इन रीजन ने अपनी ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस डिमांड रखी है। तो इंडिया की जो यूनिटी है ना, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ योर संविधान, बल्कि इंडिया की जो यूनिटी है वो है बिकॉज हमने पॉलिटिकली चीजों को काफी अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है, वरना ये पॉसिबल ही नहीं होता। ठीक है, वेयर एज पॉल ब्रास अपने अलग चैप्टर्स में कास्ट एंड कम्युनलिज्म के बारे में बात करते हैं कि कैसे ये एक सोशल इश्यूज हैं इंडिया में एंड क्रिएट कन्फ्लिक्ट। क्लियर? चलिए, अब कुछ और वर्क्स हैं। प्रणब वरदान, ठीक है, द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ एंड ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया। ठीक है, मायरन वीनर, द चाइल्ड एंड द स्टेट इन इंडिया। सिंपली याद करते हैं चाइल्ड लेबर के बारे में, एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, एट द सेम टाइम किस तरीके से स्टेट इंटरवीन करती है। ठीक है, इन चीजों के लिए। अतुल कोहली, पोवर्टी एमिड प्लेंटी इन द न्यू इंडिया। वो सिंपली बात करते हैं कैसे इंडिया में ग्रोथ है लेकिन जो इनक्वालिटी है वो रिड्यूस ही नहीं हो रही। अच्छा बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट? ठीक है, देखो सिंपल टर्म में समझो, अगर आपकी कंट्री की GDP इंक्रीज हो रही है तो मतलब ग्रोथ हो रही है। ठीक है, एंड GDP जरूरी नहीं कि अगर हर कोई ग्रो कर रहा है तभी GDP ग्रो होगी, नहीं। अगर आपका जो टॉप 1% रिचेस्ट लोग हैं इंडिया के, अगर वो भी अपना पैसा मल्टीप्लाई कर रहे हैं और अमीर हो रहे हैं, ठीक है, तभी भी GDP इंक्रीज होगी। बिकॉज आज भी इंडिया की, ठीक है, जो टोटल इनकम है, टोटल वैल्यू है, 80% ऑफ द ओके पैसा इंडिया का आज भी ये 1% कंट्रोल करते हैं। तो अगर इनका पैसा इंक्रीज हो रहा है मतलब ये 80% इंक्रीज हो रहा है, मतलब अपने आप ही GDP इंक्रीज हो रही है, राइट? तो GDP अगर इंक्रीज हो रही है मतलब सिंपली कि अगर अमीर लोग अपना पैसा मल्टीप्लाई भी करेंगे तब भी वो इंक्रीज हो रहा है। वेयर एज डेवलपमेंट मतलब कि हर इंसान, एक कंट्री का हर इंसान एक प्रॉपर स्टैंडर्ड लाइफ जी पा रहा है। ठीक है, दैट इज डेवलपमेंट। तो इंडिया में कहीं ना कहीं ग्रोथ आप देख सकते हो, अगर आपका जो अमीर इंसान है, इंडिया का जो रिचेस्ट पीपल है, उनका पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है तो ठीक है, इट कैन बी सीन एज GDP ग्रोथ। वेयर एज डेवलपमेंट इज अ डिफरेंट थिंग, जहाँ पे हर इंसान के पास एक स्टैंडर्ड लाइफ है, उसकी जो बेसिक नीड्स हैं वो फुलफिल हो पा रही हैं, वो एक डिग्निफाइड लाइफ जी पा रहा है। क्लियर? तो अतुल कोहली वही बात करते हैं कि गरीबी है डिस्पाइट हैविंग प्लेंटी ऑफ थिंग्स इन इंडिया, कि हाई ग्रोथ है फिर भी इनक्वालिटी है। क्लियर? चलो, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक? ये वर्क है आपका जेन ब्लॉन्डल का गाइस। चलिए, वर्क वॉल्टर बेगॉट, द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन। या सिंपली बात करते हैं, डिवाइड करते हैं एक्चुअली, डिग्निफाइड में एंड आपके एफिशिएंट में। ठीक है, किसको? आपके ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, कैसे उसमें ये दोनों चीजें हैं। डिग्निफाइड में आते हैं आपके सिंपली सिंबलिक, सिंबलिक, ठीक है, लाइक आपका क्राउन है, मुनार के सिंबलिक इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, लाइक क्राउन है, मुनार के। वेयर एज एफिशिएंट में आते हैं जिनके पास एक्चुअल पावर होती है, लाइक पार्लियामेंट। ठीक है, तो किस तरीके से आपके इंग्लिश या ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक डिग्निफाइड
यहाँ पे सिंबलिक इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, जो बात करते हैं रेस्पेक्ट की, डिग्निटी की, लाइक आपके मोनार्क क्राउन। वेयर एज एक एफिशिएंट पार्ट है, जो पार्लियामेंट है, जो एक्चुअल काम करता है। क्लियर? डॉरथी पिकल्स, उनका वर्क है द फिफ्थ फ्रेंच रिपब्लिक, ठीक है, जहाँ सिंपली स्टडी करते हैं किस तरीके से जो फ्रांस है उसका कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हुआ, ठीक है। जीन ब्लाउंडल, उनका वर्क है गाइस आपका द प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक, जहाँ सिंपली बात करते हैं किस तरीके से जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, ठीक है, अक्रॉस लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, इवन पोस्ट कम्युनिस्ट स्टेट्स कैसे काम करता है। E.H. कार द 20 ईयर्स क्राइसिस, ये काफी नोन बुक है। ये सिंपली E.H. कार सिंपली बात करते हैं कि आइडियलिज्म पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज IR में जो चीजें हैं वो हैं बेस्ड ऑन पावर पॉलिटिक्स, इट इज स्ट्रगल फॉर पावर कंटिन्यूस, ठीक है। सो आइडियलिज्म इज नॉट पॉसिबल, तो क्रिटिक करते हैं आइडियलिज्म को। चलिए क्वेश्चन देखो यार, रॉबर्ट डाल का वर्क है आपके पॉलियार्की, पार्टिसिपेशन, अपोजिशन, तो ए का है हमारा सेकंड, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। सेकंड बी का है आपका थर्ड, पॉलिटिकल मेन, ठीक है, एंड सी का है आपका वन, लीगैलिटी एंड लेजिटिमेसी, एंड रोजर कार्ल्टन का है आपका पॉलिटिकल रियलिटी। क्लियर? चलिए पॉलियार्की गाइस वर्क है आपके रॉबर्ट ढाल का, ठीक है। अब व्हाट इज पॉलियार्की, मतलब रूल बाय मेनी, मतलब ट्रेड यूनियन, बिजनेसेस, आपके इंटरेस्ट ग्रुप्स, सिविल सोसाइटी, हर कोई पार्टिसिपेट करता है, हर किसी का अपना रोल होता है डेमोक्रेसी में, दैट इज अ पॉलियार्की, रूल बाय मेनी। क्लियर? अब वो बात करते हैं अपने वर्क में कि डेमोक्रेसी एक रियलिस्टिक सिस्टम है जो वर्क करता है आपके कंपटीशन पे एंड पार्टिसिपेशन पे। क्लियर? चलो सोशल रिक्विजिट्स, ठीक है, ये वर्क है आपके लिप्सित का, सेमर मार्टिन लिप्सित का, जो बात करते हैं कि कंट्री में अगर हमें डेमोक्रेसी को स्टेबल बनाना है, अगर हमें डेमोक्रेसी को सरवाइव कराना है, तो वी नीड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। जब लोग पढ़े लिखे होंगे, समझदार होंगे, तभी डेमोक्रेसी सरवाइव कर पाएगी। अगर एक देश में गरीबी है, इश्यूज है, क्योस है, तो वहां डेमोक्रेसी सरवाइव नहीं कर पाएगी। क्लियर? लीगैलिटी वर्सेस लेजिटिमेसी, ये वर्क है आपके कार्ल श्मिट्स का, ठीक है, जहां वो बात करते हैं कि लीगैलिटी अलग चीज है एंड आपका लेजिटिमेसी अलग चीज है। लीगैलिटी मतलब आप लीगल तरीके से उस पोजीशन पे पहुंचे हो, अपने प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस फॉलो किए टू रीच टू दैट पोजीशन, वेयर एज लेजिटिमेसी मींस कि लोग बिलीव कर रहे हैं आपकी पोजीशन में, आपके अथॉरिटी में। फॉर एग्जांपल एक पीएम है, ठीक है, वो प्रॉपर इलेक्शंस लड़के अकॉर्डिंग टू रूल्स रेगुलेशंस लॉज वो पीएम बनाए, बट जब तक लोग उसे अपना पीएम नहीं मानेंगे वो लेजिटिमेट नहीं होगा। तो लेजिटिमेसी अराइज फ्रॉम द पीपल, व्हेन पीपल बिलीव इन योर अथॉरिटी, यस यू आर आर प्राइम मिनिस्टर, आप हमारे प्राइम मिनिस्टर हो। जब तक लोग इस चीज को बिलीव नहीं करेंगे, जब तक वो लेजिटिमेट नहीं होगा। क्लियर? सो लीगैलिटी मतलब सिंपली फॉलोइंग द लॉज और रूल्स, whereas legitimacy has more deeper political foundations, जहां लोग बिलीव करते हैं आपके अथॉरिटी में। क्लियर? चलिए गाइस फाइनली टॉपिक इज डन, आई होप आपको वैल्यू मिली होगी, एंड वैल्यू मिली है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज इससे मोटिवेशन रहता है एंड सो दैट वी कैन कीप कंटिन्यू विद दिस सीरीज। ओके, बाकी टेलीग्राम है, डू फॉलो इट, ओके, इंस्टाग्राम है, ईमेल है। थैंक यू सो मच।